देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से, है ना, कि बायोलॉजी क्या है। अब हम बायोलॉजी के कंसेप्ट हैं उनकी भी बात करें, लेकिन स्टार्ट हम जीरो से ही करेंगे, है ना। स्टार्ट हम बिल्कुल शून्य से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो देखिए, सबसे पहली चीज, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जीवन का अध्ययन, पृथ्वी पर जीवन का अध्ययन एक तरीके से आप कह सकते हैं बायोलॉजी। आप यहां पर कह सकते हैं स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जो सजीव हैं उनके विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करना, उनके विकास को स्टडी करना, उनके इवोल्यूशन को स्टडी करना क्या है, बायोलॉजी। और ये जो दोनों डेफिनेशंस हैं ये इस वर्ड में ही छिपी हुई है, बायोलॉजी। बायोलॉजी को आप दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, है ना। बायोलॉजी जो टर्म है इसे आप दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक यहां पर आ जाता है बायोस और दूसरा आ जाता है लोगोस, ठीक है ना। बायोलॉजी जो शब्द बना है वो इन दो शब्दों से, बायोस और लोगोस। अब यहां पर देखें कि बायोस और लोगोस वर्ड क्या रिप्रेजेंट करते हैं। बायोस वर्ड का मतलब है लाइफ, है ना, जिसे हम कहते हैं जीवन। और लोगोस वर्ड की अगर अपन बात करें तो लोगोस वर्ड रिप्रेजेंट करता है लॉजिक को, और इसका मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन। बायोस वर्ड का मतलब हुआ लाइफ या जीवन, और लोगोस वर्ड का मतलब हुआ अध्ययन या स्टडी। तो यहां पर सीधा सा आ जाता है स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन का अध्ययन, जीवों का अध्ययन। तो सिंपल सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहां पर मैं बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स के मीन बताऊंगा, और इन मीनिंग्स को आपको जो पेज है आपके कॉपी का उसके टॉप पर लिखना है, सबसे ऊपर जो खाली जगह रहती है ना वहां पर आपको लिखना है। ये जो वर्ड्स हैं इनके मीन कभी बायोलॉजी में चेंज नहीं होते हैं, और ये आपकी बायोलॉजी को काफी हद तक इजी बना देंगे, है ना। अब बायो वर्ड का मतलब आपको सीधा सा ध्यान में रखना है लाइफ, और ये वर्ड अगर कहीं पूरी बायोलॉजी में आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, इसका मतलब वहां कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड बात हो रही है। क्लियर। इस बायोलॉजी टर्म को किसने दिया, तो टर्म को देने वाले साइंटिस्ट दो साइंटिस्ट थे आपके, एक थे लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। कितने साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम लेमार्क और दूसरे थे ट्रेविरेनस। दोनों वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी टर्म को क्या करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद में देखें हम कि जो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी में कितनी ब्रांचेज, तो बायोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेज आती है, लेकिन फंडामेंटली अगर अपन बात करें तो बायोलॉजी को दो मेन ब्रांचेज में क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। तो देखें यहां पर दो मेन ब्रांचेज कौन कौन सी है। एक को आप कहते हैं बॉटनी, एक को हम क्या कहते हैं, बॉटनी, और दूसरी ब्रांच है आपकी जूलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। अब देखें, बॉटनी को हम एक और टर्म से जानते हैं, फाइटोलॉजी भी बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, फाइटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात मैंने अभी आपको बताई, शब्दों के अर्थ कभी बदलते नहीं हैं। यहां पर एक शब्द का जो मतलब है वो कभी चेंज नहीं होता। तो मीनिंग्स आप जरूर लिखें और इनको याद रखें। क्लियर। तो यहां पर देखें कि ऐसे तो आप सिंपली जानते हैं कि बॉटनी को हम यहां पर वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान कहते हैं, है ना। वनस्पति
विज्ञान हम कहते हैं यहां पर, और जूलॉजी को हम यहां पर कहते हैं प्राणी विज्ञान। क्या है? प्राणी विज्ञान। अब यहां पर देखें कि फाइटोलॉजी, इस फाइटोलॉजी शब्द से आंसर निकल जाएगा आपका। इस फाइटोलॉजी वर्ड को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक आप यहां पर लिख सकते हो फाइट्स या फाइटो, एंड देन लॉजी। अब देखिए लॉजी पहले भी आया हुआ है, लॉजी वर्ड कहां से निकल कर आया? लोगोस से, और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। तो यानी यहां पर तो हो गया आपका, ये रहा स्टडी, अध्ययन करना, और फाइट्स का मतलब यहां पर होता है प्लांट। क्या होता है? प्लांट। अब देखिए फाइट्स वर्ड जो है वो हमेशा प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? तो देखें, थैलोफाइटा एल्गी के लिए यूज लिया जाता है, या फिर थैलोइड प्लांट बॉडी जिनकी होती है उनको क्या कहते हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो यानी ये फाइटा, ये फाइट्स वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्लांट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और लॉजी या लोगोस वर्ड का मतलब हो जाता है स्टडी। इट मींस जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की ऐसी शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है, पादपों के बारे में स्टडी की जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं? अपन फाइटोलॉजी कह सकते हैं, अपन बॉटनी कह सकते हैं, अपन वनस्पति विज्ञान, वनस्पति शास्त्र कह सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है प्राणी विज्ञान या जूलॉजी। तो देखिए जिस प्रकार से हमने फाइटोलॉजी को डिवाइड किया था, उसी टाइप से हम जूलॉजी वर्ड को भी यहां पर डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे? तो यहां पर दो वर्ड यहां पर भी आपको मिल जाते हैं, जू प्लस लॉजी, या फिर आप कह सकते हैं जू प्लस लोगोस। क्लियर? लोगोस या लॉजी वर्ड वही किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्टडी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये रहा आपका, लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। जू जनरली अपन जानते हैं, जू का मतलब चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में हम कभी प्लांट्स को देखने जाते हैं क्या? है कोई डिफरेंट टाइप के आपको वहां पर प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं, या आप प्लांट को आइडेंटिफाई करने या उनको देखने के लिए जा रहे हैं क्या? नहीं, बल्कि आप किसके लिए? आप जाते हैं एनिमल्स को देखने के लिए, जंतुओं को देखने के लिए आप वहां पर जाते हैं। तो सीधा सा कंसेप्ट यहां पर बन जाता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा है ना, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं के बारे में स्टडी की जाती है, जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। अब देखें यहां पर कि हम यहां पर फादर्स की बात कर लेते हैं कि भाई फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। तो देखें यहां पर कि फादर ऑफ बायोलॉजी है ना, जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। और जो अरस्तु हैं वो प्राणी विज्ञान के भी जनक हैं। तो ध्यान में रखें कि फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है? अरस्तु हैं। और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कौन है? अरस्तु है। क्लियर? और फादर ऑफ फाइटोलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी आप कह सकते हैं, तो कौन है? फादर ऑफ बॉटनी। कौन है फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। और जो थियोफ्रेस्टस थे ये अरस्तु के ही क्या थे? स्टूडेंट थे। तो ध्यान में रखें आप, ये अरस्तु के ही विद्यार्थी थे। सबसे पहले प्लांट्स के बारे में जो क्लासिफिकेशन था वो अरस्तु ने रिप्रेजेंट किया था, है ना। और
उसके बाद में जो क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन आया वो थियोफ्रास्टस ने दिया। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु है, फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो भी अरस्तु है, और फादर ऑफ बॉटनी हम किसे कहते हैं? थियोफ्रास्टस को कहते हैं। अब अपन सिलेबस की जो फर्स्ट यूनिट है, 11th की जो फर्स्ट यूनिट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखें उसके बारे में कुछ जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं आपको वो कैसे याद रखने हैं और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में। तो देखिए फर्स्ट यूनिट है आपकी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत में विविधता। तो देखिए जीव जगत में विविधता का मतलब, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है यहां पर, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप, है ना, डिफरेंट टाइप। और डिफरेंट टाइप का मतलब विविध प्रकार के, विविध प्रकार के। अच्छा, ये विविधता किसमें है? जीवों में। तो हम अपने आसपास ही देख सकते हैं अपने को डिफरेंट कैटेगरी के, डिफरेंट स्पीशीज के, डिफरेंट फाइलम के, डिफरेंट फैमिली के प्लांट्स और एनिमल देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये है आपकी जीव जगत में विविधता। अब ये जीव जगत में जो विविधता है ये क्यों है, इसको कैसे स्टडी किया जा सकता है, इसको स्टडी करने के लिए कौन कौन से कंसेप्ट यूज किए हैं, उन सब की बात हम इस पूरी यूनिट के अंदर करेंगे। और सीधा सा मैं यहां पर आपको बता दूं तो यहां पर हम यूज लेते हैं आइडेंटिफिकेशन हो गया, जो है क्लासिफिकेशन हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया, है ना, किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, उसको क्या नाम दिया जाए और उसको कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा जाए, इन सारी चीजों की बात हम इस यूनिट के अंदर करेंगे। तो देखें यहां पर सबसे पहले आ जाता है, देखें एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है कि मानव के द्वारा, है ना, इनिशियली सजीव और निर्जीव के बीच में जो भेद है वो किसने किया था? तो मानव ने किया था। मानव के द्वारा निर्जीव, निर्जीव जैसे वायु हो गया, जल हो गए, आग हो गया, और सजीव यानी पादप और प्राणी के मध्य विभेद किया गया। किसके आधार पर विभेद किया? तो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, सर्वमान्य विशेषता पर आधारित। और सर्वमान्य विशेषता क्या थी? तो वहां पर उस समय काल में भय या मानव से डर कर दूर भागने वाले प्राणी, उनको उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उन प्राणियों को सजीव कहा। तो यानी उन्होंने एक सीधा सा और बेसिक सा कंसेप्ट लगाया कि भाई जो हमसे डर कर भाग रहा है वो लिविंग है, और जो डर कर नहीं भाग रहा है वो नॉन लिविंग है ना। तो एक कंसेप्ट तो उन्होंने ये यूज लिया। प्लांट्स से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट थे कि प्लांट से उनको बहुत सारी चीजें जैसे फ्रूट्स वगैरह, सीड वगैरह ये मिल जाती, तो उनके बेस पर उन्होंने उन्हें सजीव की कैटेगरी में रखा। तो पहला पॉइंट तो यहां पर आ जाता है कि ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव सबसे पहले आइडेंटिफाई मानव के द्वारा हुए, और उन्होंने सर्वमान्य विशेषता अर्थात भय या मानव से डर कर भागने वाले प्राणियों को सजीव कहा। उसके बाद में हर यूनिट में एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है थोड़ा सा। यहां पर इस यूनिट के अंदर आ जाते हैं अर्नेस्ट मेयर। कौन आ जाते हैं? अर्नेस्ट मेयर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इसमें कुछ 3-4 कंसेप्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखिए अर्नेस्ट मेयर का जो जीवन काल था वो 1904 से 2004 के मध्य, यानी जन्म कब हुआ? तो 1904 में, और मृत्यु कब हुई? तो 2004 में उनकी मृत्यु हो गई। क्लियर? इट मीन्स इन्होंने अपने जीवन काल के कितने साल पूरे किए? 100 ईयर्स, 100 साल। क्लियर? अब बात कर लेते हैं, देखिए कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स की। तो इनका जन्म कब? तो इनका जन्म हुआ 5 जुलाई 1904 में कैंपटन, जर्मनी के अंदर।
कहाँ हुआ? कैंपटन, जर्मनी के अंदर। कैंपटन जो है वहां का एक शहर है जर्मनी का, तो ध्यान में रखें। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, अर्नेस्ट मेयर को ही 20वीं शताब्दी का डार्विन, क्या उपाधि मिली है इनको? 20वीं शताब्दी का डार्विन। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 20वीं शताब्दी का डार्विन किसे कहा जाता है? तो अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है। 20वीं सदी का डार्विन, है ना, किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट मेयर। और अब तक के जो 100 महान वैज्ञानिक हैं, है ना, 100 महान वैज्ञानिक, उन 100 महान वैज्ञानिक में एक स्थान जो है वो अर्नेस्ट मेयर को भी दिया जाता है। देखिए, इन्होंने अपने 80 वर्ष के कार्यकाल में, यानी इन्होंने जो अपना रिसर्च से रिलेटेड जो काम किया है ना, 80 साल तक उन्होंने जो काम किया, उसमें कौन कौन सी शाखाएं इंक्लूड थी? तो देखें यहां पर उन्होंने 80 वर्ष के कार्यकाल में किस पर अध्ययन किया? हिस्टोरी एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, है ना, जो जीव विज्ञान का इतिहास और दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी का मतलब दर्शन शास्त्र, ठीक है ना, तो हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी पर स्टडी किया उन्होंने। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? मैंने आपको क्या कहा, मैं जब भी कोई मीनिंग बताता हूं, मीनिंग आपको कहा टॉप पर लिख देना है, ठीक है ना। तो यहां पर देखें, मैं कुछ मीनिंग्स यहां लिख रहा हूं। ऑर्निथो वर्ड कहीं पर भी आ जाए उसका मतलब होता है बर्ड्स, पक्षी, है ना। और लॉजी, लॉजी वर्ड का मतलब स्टडी, यानी पक्षी विज्ञान आप कह सकते हैं। पक्षी विज्ञान का मतलब बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें पक्षियों के बारे में स्टडी की जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथो वर्ड कहीं पर भी आ जाए बायोलॉजी में, इट मींस क्या होगा? उसका मतलब कि वहां पर पक्षियों से संबंधित कोई बात चल रही है। सिस्टेमेटिक्स की बात करें तो सिस्टेमेटिक्स का मतलब होता है वर्गीकरण विज्ञान, है ना। तो यानी हम यहां पर वर्गीकरण से संबंधित बात करते हैं, किसमें? टैक्सोनॉमी, सिस्टेमेटिक्स के अंदर। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी को हम आगे स्टडी करने वाले हैं, इसे कहते हैं वर्गीकी। और वर्गीकी के कितने पहलू? 3 पहलू है। देखो, वर्गीकी में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, देन नॉमेनक्लेचर होता है, एंड देन क्लासिफिकेशन होता है। तो तीनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? टैक्सोनॉमी का फॉर्मेशन करते हैं। और सिस्टेमेटिक्स में ओनली क्लासिफिकेशन आता है, ओनली क्लासिफिकेशन आता है, ध्यान में रखें। तो हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी पर स्टडी किया था उन्होंने जो है ऑर्निथोलॉजी को स्टडी किया, ऑर्निथोलॉजी पर, उन्होंने सिस्टेमेटिक्स पर, उन्होंने टैक्सोनॉमी पर स्टडी किया। एवोल्यूशन आप जानते ही हैं, विकास, है ना, विकास पर उन्होंने अध्ययन किया। और लास्ट में आ जाता है जूजियोग्राफी। जूजियोग्राफी का मतलब होता है प्राणी भौगोलिक, है ना, प्राणी भूविज्ञान या प्राणियों का जो भौगोलिक वितरण है उन पर भी इन्होंने स्टडी किया। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं। अब इन 5 पॉइंट्स को, 6 पॉइंट्स को सॉरी, आप कैसे ध्यान में रखोगे? तो इसके लिए मैं एक निमोनिक्स, एक ट्रिक आपको बता देता हूं जो ध्यान में रखनी है। तो इनको याद रखने के लिए आपके पास में ट्रिक होगी, आपको एक वर्ड याद रखना है, ओनली एंड ओनली। आपको ध्यान में रखना है होस्टेज। क्या ध्यान में रखना है? होस्टेज। होस्टेज में देखें यहां पर कि H रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रहा, सबसे पहला वर्ड है आपका H। H का मतलब हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद में देखें O फॉर ऑर्निथोलॉजी, S फॉर सिस्टेमेटिक्स, T फॉर टैक्सोनॉमी, E फॉर एवोल्यूशन और Z फॉर जूजियोग्राफी। तो इस तरीके से एक वर्ड बन जाता है आपका होस्टेज। और होस्टेज से आप ध्यान में रखें, अर्नेस्ट मेयर ने अपने 80 वर्ष के कार्यकाल में इन 6 पॉइंट्स के ऊपर क्या किया था? स्टडी किया था। इसी तरीके का एक पॉइंट आपको और ध्यान में रखना है कि अर्नेस्ट मेयर को बायोलॉजी के 3
प्राइज मिले, 3 पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया और इन 3 पुरस्कारों को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। अब देखें यहां पर ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी में कौन कौन से प्राइज आ जाते हैं या कौन कौन से पुरस्कार आ जाते हैं। तो देखें यहां पर है आपका पहला क्रेफोर्ड प्राइज। क्या है? क्रेफोर्ड प्राइज। दूसरा आ जाता है बाल्जिन प्राइज और तीसरा प्राइज है आपका इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। अर्नेस्ट मेयर को अलग अलग समय पर कितने प्राइज दिए गए? बायोलॉजी से संबंधित 3 प्राइज मिले और इन तीनों प्राइज को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। क्या कहते हैं? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। अब ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से यहां पर प्राइज आ जाते हैं? तो क्रेफोर्ड प्राइज है, बाल्जिन प्राइज है और इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी है। तो इन 3 प्राइज को कैसे याद रखोगे? तो यहां पर भी आपको एक निमोनिक्स या एक ट्रिक ध्यान में रखनी है। इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो है आपका एक वर्ड CBI। क्या है? CBI जानते ना आप, जनरली अपन कहते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो CBI से आप ध्यान में रख सकते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, C फॉर क्रेफोर्ड प्राइज, B फॉर बाल्जिन प्राइज और I फॉर इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। क्लियर? तो ये थी बात आपकी अर्नेस्ट मेयर के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी? द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड या जीव जगत की अगर अपन बात करें तो जीव जगत में सबसे पहली चीज, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज लिविंग? जीव क्या है? सजीव क्या है? तो छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा सजीव और निर्जीव के मध्य अंतर, और सजीव और निर्जीव के मध्य अंतर में आप क्या करते हैं? श्वसन होता है, नहीं होता है, पोषण होता है, नहीं होता है, परिसंचरण होता है, नहीं होता है, लोकोमोशन होता है, नहीं होता है। इस तरीके के पॉइंट्स के आधार पर आप क्या करते हैं? सजीव और निर्जीव के मध्य अंतर करते हैं। यहां पर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा टेक्निकली स्टडी करेंगे, है ना। तो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कि व्हाट इज लिविंग? जीव क्या है, सजीव क्या है। इस क्वेश्चन को 2 अलग अलग फॉर्म में स्टडी किया जा सकता है। वो 2 अलग अलग फॉर्म कौन सी हैं? एक है आपका टेक्निकल और दूसरा है फिलोसॉफिकल। यानी एक तो हम तकनीकी रूप से इस क्वेश्चन को स्टडी करें और दूसरा फिलोसॉफी की फॉर्म में। फिलोसॉफी का मतलब यहां पर है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र या दार्शनिक जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से देते हैं, इस क्वेश्चन को वो किस तरीके से सोचते हैं, उनकी बात। तो पहले बात अपन कर लेते हैं टेक्निकल या तकनीकी रूप से। तो तकनीकी रूप से व्हाट इज लिविंग, इसका मतलब है यहां पर कि भाई सजीव निर्जीव से अलग कैसे है, सजीव निर्जीव से अलग कैसे है। तो सजीव और निर्जीव के मध्य अंतर या फिर आप बता सकते हैं विभेद। तो तकनीकी रूप से तो व्हाट इज लिविंग का मतलब क्या हुआ कि भैया आपको पूछा जा रहा है कि सजीव को आप निर्जीव से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे अलग करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि ये दार्शनिकों की दृष्टि से अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, दर्शन शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए, तो इस क्वेश्चन का मतलब हो जाता है जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य को आइडेंटिफाई करना ही यहां पर क्या है, लाइफ है। तो ये बात थी आपकी किसके बारे में, व्हाट इज लिविंग के बारे में। अब इस चैप्टर के अंदर या बायोलॉजी के अंदर आप फिलोसॉफी स्टडी नहीं करते हैं, यानी जीवन का उद्देश्य क्या है ये यहां पर हम स्टडी नहीं करने वाले हैं। तो हम किसको स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे टेक्निकल को। टेक्निकल में कि भाई सजीव और निर्जीव के मध्य अंतर या विभेद को अपन यहां पर स्टडी करेंगे। अब इसको स्टडी करने के लिए जो कैरेक्टर एनसीईआरटी में दिए हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो देखिए जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टडी करने वाले हो, इनको यहां पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक को आप कह सकते हैं डेफिनेटिव और डिफाइनिंग कैरेक्टर या फीचर्स, दूसरे को आप कहते हैं नॉन डेफिनेटिव और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर या फीचर्स।
इन्हें आप विशिष्ट लक्षण कह सकते हैं, इन्हें आप अविशिष्ट लक्षण भी कह सकते हैं। विशिष्ट और अविशिष्ट का मतलब क्या? तो डिफाइनिंग कैरेक्टर वो हैं जिनका कोई भी अपवाद नहीं होता, जिनका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, और जिनके आधार पर ही आप बताते हैं कि ये सजीव है। कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं जो सजीव में और निर्जीव में दोनों में आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे कैरेक्टर को आप क्या कहते हैं? अविशिष्ट कैरेक्टर। और मैंने आपको कहा कि इसमें जो है सजीव और निर्जीव दोनों के अंदर ये कैरेक्टर मिलते हैं, तो आप यहां पर कह सकते हैं कि इनके अपवाद उपस्थित हैं। तो सीधा सा और बेसिक सी बात यहां पर, निरपवाद, बिना अपवाद के जो सजीवों में उपस्थित हैं उन्हें डिफाइनिंग कैरेक्टर या विशिष्ट लक्षण कहेंगे। जिनके अपवाद उपस्थित हैं उन्हें हम नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर या फिर आप कह सकते हैं अविशिष्ट लक्षण। एनसीईआरटी में सजीवों को निर्जीव से अलग करने के लिए कुछ 5-6 कैरेक्टर दिए हुए हैं। तो देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर अपन बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में यहां पर 6 कैरेक्टर लिखे हैं मैंने। कौन कौन से? देखिए, पहला आ जाता है ग्रोथ, वृद्धि। दूसरा आ जाता है रिप्रोडक्शन यानी जनन। तीसरा आ जाता है मेटाबॉलिज्म, उपापचय। चौथा आ जाता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन। पांचवा आ जाता है कॉन्शियसनेस यानी चेतना। और छठा आ जाता है इंटरेक्शन, पारस्परिक क्रियाएं, अंतर क्रियाएं आप जिनको कह सकते हैं। इनमें से जो पहला और दूसरा कैरेक्टर यानी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, छोटी क्लासों में आप बताते थे ना, वृद्धि होती है तो सजीव है, नहीं होती है तो निर्जीव है। नहीं भैया, निर्जीव में भी वृद्धि होती है। इस कैरेक्टर के बेस पर आप सजीव को निर्जीव से अलग नहीं कर सकते। दूसरा जनन, कि भैया अगर जनन है तो सजीव है, नहीं है तो निर्जीव है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनमें जनन की क्षमता नहीं पाई जाती है, तो क्या वो निर्जीव हो गए? नहीं, वो सजीव है, लेकिन वो उसके क्या हो गए? एक्सेप्शन हो गए। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है, इन लक्षणों के आधार पर प्योरली आप सजीव को निर्जीव से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। इसीलिए हम कहते हैं इन्हें नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। क्या कहेंगे? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। और बाकी बात करें अपन मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस और इंटरेक्शन की, तो ये चारों कैरेक्टर आपके कौन से आ जाते हैं? डिफाइनिंग कैरेक्टर आ जाते हैं। यानी ये निरपवाद सजीवों के लक्षण, इनका कोई अपवाद आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो थी बात आपकी आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यहीं तक है। अब इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।